में आज 8 अक्टूबर 2020 है और 8 अक्टूबर 2020 के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे हम उन पे चर्चा करेंगे। कुछ क्वेश्चन पे डीप में चलेंगे, कुछ को डायरेक्ट देंगे। वीडियो पूरा देखना है। अगर पूरा देखने के बाद में अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे मेरे को भी अच्छा लगे। तो अगर आपने अभी तक ये वीडियो हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लिया, जिससे आपको रोज़ है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो ईच डे का आपको मिलता रहे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। साल 2020 के केमिस्ट्री नोबेल पुरस्कार निम्न में से किसे मिला? तो किसे मिला? अभी जो इमैनुअल चार्पियर और जेनिफर ए डोडना है, इन दोनों को है वो केमिस्ट्री 2020 का जो रसायन विज्ञान जिसको बोलते हैं उसका नोबेल पुरस्कार इनको दिया गया है। रसायन विज्ञान के लिए जाने जाने वाले नोबेल पुरस्कार रॉयल एकेडमी ऑफ साइंसेज स्टॉकहोम स्वीडन द्वारा प्रदान किया जाता है। किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? रॉयल एकेडमी ऑफ साइंसेज स्टॉकहोम स्वीडन द्वारा प्रदान किया जाता है। अभी जो जेनेटिक सीजर्स है इसका मतलब क्या है? जीवन चक्र के पुनर्लेखन का एक उपकरण। और इमैनुअल चार्पियर और जेनिफर ए डोडना कैंची के रूप में पहचाने जाने वाला जीनोम एडिटिंग तकनीक को विकसित किया है। इस प्रयोग से शोधकर्ता जानवरों, पौधों और सूक्ष्म जीवों के डीएनए को अत्यधिक उच्च परिशुद्धता के साथ बदल सकते हैं। इस तकनीक का जीवन विज्ञान पर एक क्रांतिकारी प्रभाव पड़ा है, नए कैंसर उपचारों के में योगदान कर रहा है और विरासत में मिली बीमारियों के इलाज के सपने को सच कर सकता है। तो अभी जो केमिस्ट्री के लिए नोबेल पुरस्कार किसे मिला गया? तो इमैनुअल चार्पियर और जेनिफर ए डोडना को मिला गया है। नेक्स्ट वन चलते हैं। हाल ही में क्रिकेटर नजीब तारकोई का निधन हुआ है। वे निम्न में से कौन से देश के थे? तो कौन से देश के थे वो? अफगानिस्तान के थे और हाल ही के दिन का क्या हो गया? निधन हो गया। ये दाएं हाथ के बल्लेबाज थे और इनका एक सड़क दुर्घटना के अंदर इनकी क्या हो गई है? मृत्यु हो गई। उन्होंने 2014 के T20 विश्व कप से अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में डेब्यू करने के बाद अफगानिस्तान के लिए 12 T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेले। उन्होंने 2017 में आयरलैंड के खिलाफ अपना एकमात्र एक दिवस है वो मैच है वो खेला था। हाल ही के दिन का क्या हो गया? निधन हो गया एक सड़क दुर्घटना के अंदर। ये अफगानिस्तान के थे। नेक्स्ट वन चलते हैं। भारत म्यांमार ने सितवे बंदरगाह को कब तक चालू होने की संभावना जताई? कब तक चालू होने की संभावना जताई है? जनवरी 2021 तक है वो उन्होंने इसकी संभावना जताई है। ये 2020 कर दिया है, एक्चुअली ये 2021 है। जनवरी 2021 तक है वो इसको चालू होने की संभावना बताइए। इसकी जो पहली तिमाही एक म्यांमार के राखाइन राज्यों में बनाए जा रहे सितवे बंदरगाह को चालू किए जाने की दिशा में काम कर रहा है। ये बंदरगाह कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट परियोजना का हिस्सा है, जिसे भारत के दक्षिणी पूर्व एशिया के प्रवेश द्वार के रूप में इसे देखा जा रहा है। सितवे पोर्ट के बारे में, जो सितवे बंदरगाह है वो 2016 में बंगाल की खाड़ी में म्यांमार के राखाइन राज्य की राजधानी सितवे में भारत द्वारा निर्मित एक गहरे पानी का बंदरगाह है। यह बंदरगाह भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र को बंगाल की खाड़ी के साथ मिजोरम से जोड़ता है। अभी म्यांमार के जो बंदरगाह है, कौन सा सितवा बंदरगाह, अभी म्यांमार की राजधानी कौन सी है? तो नेपिदा है। और म्यांमार की मुद्रा कौन सी है? बर्मी क्यात। और वहाँ के राष्ट्रपति कौन है? विन मिंट। कौन है? विन मिंट है वहाँ के राष्ट्रपति है। नेक्स्ट चलते हैं। हाल ही में आयोजित क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में निम्न में से कहाँ की गई? तो कहाँ की गई? अभी टोक्यो के अंदर है वो, जापान के टोक्यो में क्वाड कंट्रीज के विदेश मंत्रियों की बैठक आयोजित की गई। सभी 4 क्वाड देश संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, भारत और ऑस्ट्रेलिया ने कोरोना वायरस महामारी के दौरान फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक FOIP पर विचार विमर्श किया। ये दूसरी क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक है। पहली बैठक का आयोजन है वो 2019 में किया गया था। क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भारत की जो विदेश मंत्री है S जयशंकर, और अमेरिकी विदेश मंत्री है माइक पोम्पियो, और ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री है मारिज पाइने, और जापान विदेश मंत्री है तोशिमित्सु मोतेंगी ने हिस्सा लिया। सभी प्रतिनिधियों ने कोविड-19 अंतर्राष्ट्रीय स्तर
और महामारी से उत्पन्न विभिन्न चुनौतियों के लिए एक समन्वित प्रतिक्रिया की आवश्यकता पर चर्चा की। अभी जो क्वाड्रिलेट सुरक्षा संवाद है वो संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच एक अंतर सरकारी सुरक्षा प्लेटफॉर्म है। इसमें मंत्रियों द्वारा क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा की जाती है और एक स्वतंत्र, खुले और समावेशी भारत प्रशांत को बनाए रखने के महत्व को सामयिक प्रतिबद्धता पर जोर दिया जाता है। इसमें हमारे जो भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया, जो हमारे विदेश मंत्री है एस जयशंकर, उन्होंने अपने देश का प्रतिनिधित्व किया। नेक्स्ट सुन चलते हैं। हाल ही में नियुक्त सदस्य इकोनॉमिस्ट रिजर्व बैंक की एमपीसी की बैठक की अध्यक्षता इनमें से किसने की? तो किसने की? अभी जो तरुण बजाज है उन्होंने एमपीसी की बैठक की अध्यक्षता की। अभी जो भारत सरकार है उन्होंने भारतीय रिजर्व बैंक की 6 सदस्यीय दर निर्धारण मौद्रिक नीति समिति में 3 प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों को सदस्य के रूप में नियुक्त किए हैं। सरकार ने एमपीसी के इन 3 नए सदस्यों के चयन के लिए एक समिति गठित की थी और एमपीसी के लिए गठित इस चयन समिति की अध्यक्षता है वो आर्थिक मामलों के जो सचिव है तरुण बजाज उन्होंने की थी। जो नए सदस्य है उनके जो प्रोफेसर आसिमा गोयल है मुंबई स्थित इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट रिसर्च में प्रोफेसर है और जयंत आर वर्मा जो अहमदाबाद में भारतीय प्रबंधन संस्थान में प्रोफेसर है और डॉक्टर संसाक भिंडे कृषि अर्थशास्त्री और नई दिल्ली के नेशनल काउंसिलिंग ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक्स रिसर्च के वरिष्ठ सलाहकार है। अब जो ये मौद्रिक नीति बनाई है ये क्या है? ये आरबीआई की एमपीसी समिति में 6 सदस्य होते हैं जिसमें 3 सदस्य भारतीय रिजर्व बैंक के अधिकारी और अन्य 3 बाहरी सदस्य होते हैं जिन्हें भारत सरकार द्वारा नामित किया जाता है। आरबीआई की ओर से 3 सदस्य डॉक्टर मृदुल के सगर, डॉक्टर माइकल देवव्रत पात्रा और श्री शक्तिकांत दास है। आरबीआई गवर्नर एमपीसी का पदेन अध्यक्ष होता है और ये पिछले 3 बाहरी एमपीसी सदस्यों चेतन घाटे, रविंद्र ढोकलिया और पामी दुआ की जगह लेंगे जिनके कार्यकाल अगस्त 2020 में अंतिम पॉलिसी बैठक के साथ में इनका समाप्त हो गया। तो आरबीआई ने क्या है? तो आरबीआई के जो गवर्नर है वो कौन है? शक्तिकांत दास। शक्तिकांत दास 25वें नंबर के गवर्नर है और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? कोलकाता के अंदर है, सॉरी मुंबई के अंदर है और स्थापना हुई थी कोलकाता के अंदर। आरबीआई की जो स्थापना हुई थी वो मुंबई 1 अप्रैल 1935 में कोलकाता के अंदर हुई थी और इसका मुख्यालय है वो मुंबई के अंदर है। और आपको पता है इसके जो उत्तरदायी मंत्री है कौन है? निर्मला सीतारमण। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाल ही में BCAS ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी के नए महानिदेशक निम्न में से किसे नियुक्त किया गया? तो किसे नियुक्त किया गया? अभी जो MA गणपति है उनको है वो BCAS के वो नए महानिदेशक नियुक्त किए गए हैं। ये वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी है MA गणपति, उनको नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। वह उत्तराखंड कैडर के 1986 बैच के आईपीएस अधिकारी है। राकेश अस्थाना को अगस्त में सीमा सुरक्षा बल का महानिदेशक नियुक्त किए जाने के बाद से BCAS प्रमुख का पद खाली पड़ा था। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने गणपति को BCAS के महानिदेशक पद पर उनकी सेवानिवृत्ति 29 फरवरी 2024 तक के कार्यकाल के लिए बने रहने की मंजूरी दी है। अभी BCAS ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी भारत नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1978 के अंदर हुई थी और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो न्यू दिल्ली के अंदर है। कहाँ पे है? न्यू दिल्ली के अंदर है इसका मुख्यालय है। नेक्स्ट सुन चलते हैं। इंडियन कोस्ट गार्ड ने 7वें अपतटीय गश्ती पोत का हाल ही में जलावतरण हुआ है, उसका क्या नाम दिया गया? तो उसका क्या नाम दिया गया है? विग्रह। एक पोत जो रेडी किया है कोस्ट गार्ड ने, उनको भारतीय जो तटरक्षक बल है इंडियन कोस्ट गार्ड है उन्होंने 7वें अपतटीय गश्ती गोल विग्रह का औपचारिक रूप से तमिलनाडु में चेन्नई के कट्टुपल्ली बंदरगाह पर जलावतरण किया गया। रक्षा मंत्रालय ने 2015 में लॉर्सन एंड टूब्रो कंपनी को 7 ऑफशोर पेट्रोलिंग वेसन जो के निर्माण का अनुमति किया था, जिसमें से अंतिम पोत का जलावतरण किया गया है। यह पहला मौका होगा जब किसी निजी क्षेत्र के शिपयार्ड ने अपतटीय गश्ती पोत श्रेणी के पोतों का डिजाइन और निर्माण का कार्य किया था। अभी ये विग्रह ये क्या है? ये एक पोती 98 मीटर लंबा, 15 मीटर चौड़ा और इसमें 3.6 मीटर डाफ्ट विस्थापन और 5000 नॉटिकल मील की रेंज है। ये 26 नॉट तक की निरंतर गति प्राप्त करने में सक्षम होने के साथ साथ इसमें 30 mm गन और 12.7 mm गन से लैस है और इसकी परिचालन, निगरानी, खोज और बचाव क्षमता को बढ़ाते हुए ट्विन इंजन हेलीकॉप्टरों से लैस किया गया है।
व्यापक प्रशिक्षण और उपकरण और मशीनरी के प्रशिक्षण के बाद इस पोत को मार्च 2021 तक तट रक्षक बल में शामिल किए जाने की भी उम्मीद है। जहाज में 14 चालक दल और 102 अधीनस्थ अधिकारियों सहित 102 चालक दल होंगे। इसका जीवन काल 25 वर्षों से अधिक होने की उम्मीद है। अभी जो अपतटीय गश्ती पोत लंबी दूरी की इस तरह से जहाज है जो हेलीकॉप्टरों से लैस होते हैं और समुद्री सीमाओं में निगरानी करने के साथ तस्करी रोकने तथा समुद्री लुटेरों को पकड़ने में सहायक होते हैं। ओपीवी में कार्यों में तटीय और अपतटीय गश्त, देश के समुद्री क्षेत्र निगरानी, एंटी स्मगलिंग और एंटी पायरेसी ऑपरेशन में ये शामिल है। अभी जो भारतीय तटरक्षक महानिदेशक कौन है, तो इसमें कृष्णस्वामी नटराजन इसके जो महानिदेशक है इंडियन कोस्ट यार्ड के। कौन है? कृष्णस्वामी नटराजन। और इसकी स्थापना कब हुई थी भारतीय तटरक्षक की? तो 18 अगस्त 1978 के अंदर हुई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ पे है भारतीय तटरक्षक का? तो इसका मुख्यालय है न्यू दिल्ली के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाल ही में एसबीआई के नए चेयरमैन निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है अभी? दिनेश कुमार खारा। दिनेश कुमार खारा को है वो एसबीआई के नए चेयरमैन के रूप में 3 साल के लिए इनको नियुक्त किया गया है। उनकी नियुक्ति है वो 7 अक्टूबर से प्रभावी है। खारा वर्तमान में ग्लोबल बैंकिंग एंड सब्सिडीज के प्रभारी निदेशक थे। बैंक बोर्ड ब्यूरो जो बीबीबी है द्वारा 28 अगस्त को एसबीआई के चेयरमैन पद के लिए खारा के नाम की सिफारिश की गई थी। उनकी नियुक्ति वर्तमान चेयरमैन रजनीश कुमार है उनके स्थान पर की गई है, जिनका विस्तारित कार्यकाल 6 अक्टूबर को है वो समाप्त हो गया था। अब ये दिनेश खारा ये कौन है? खारा एफएमएस नई दिल्ली से बिजनेस एडमिनिस्ट्रेटर में पोस्ट ग्रेजुएट है और वाणिज्यिक में स्नातक है। साथ ही वह इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स के प्रमाणित एसोसिएट भी है। एसबीआई एमडी के रूप में नियुक्त होने से पहले खारा एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड के एमडी और सीईओ रह चुके हैं। एसबीआई की स्थापना कब हुई? तो 1 जुलाई 1955 में हुई थी। कब हुई थी? 1 जुलाई 1955 के अंदर हुई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाल ही में मशहूर मिर्च डल्ले खुर्सनी को जीआई टैग मिला है। ये किस राज्य की मिर्च किस्म है? तो ये किस राज्य की है भी? सिक्किम राज्य की एक मिर्च है जिसकी नस्ल का नाम है डरली खुसेनी। लाल चेरी मिर्च है जिसे स्थानीय रूप से इसे डल्ले खुर्सनी के नाम से जाना जाता है। उन्होंने केंद्रीय उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार से भौगोलिक संकेत जो जीआई टैग जिसको बोलते हैं जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग प्राप्त किए। इस दुनिया की सबसे तीखी मिर्च में से एक माना जाता है। डरले खुसेनी अभी स्थानीय बाजार में करीब 480 रुपये प्रति किलो के हिसाब से बेची जाती है। डरले खुर्सनी को सिक्किम की ओर से उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय कृषि विपणन निगम लिमिटेड द्वारा दायर एक आवेदन के आधार पर भारत सरकार की जीआई रजिस्ट्री में शामिल किया गया है। यह उल्लेखनीय है कि डरले खुर्सनी उत्पादों का सबसे बड़ा निर्माता राज्य सरकार के स्वामित्व वाला सिक्किम सुप्रीम है। सिक्किम में किए तो सिक्किम के मुख्यमंत्री कौन है? पीएस गोले। और सिक्किम के राज्यपाल कौन है? गंगा प्रसाद। कौन है? गंगा प्रसाद है वो सिक्किम के राज्यपाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्न में से किस बैंक ने LAS जो लोन अगेंस्ट सिक्योरिटीज ग्राहकों के लिए नया डेबिट कार्ड लॉन्च किया है? तो किस बैंक ने किया? अभी आईसीआईसी बैंक ने। आईसीआईसी बैंक है उन्होंने लोन अगेंस्ट सिक्योरिटीज LAS का लाभ उठाने वाले ग्राहकों के लिए एक डेबिट कार्ड सुविधा की शुरुआत की है। ये डेबिट कार्ड वीजा प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध होगा। इस लॉन्च के साथ आईसीआईसी बैंक इस तरह की सुविधा शुरू करने वाला भारत का पहला बैंक बन गया है। LAS डेबिट का उपयोग देश की सभी मर्चेंट मशीनों पर ग्राहकों द्वारा मंजूर की गई अपनी LAS जो राशि का इस्तेमाल ई कॉमर्स पोर्टल पर किया जाता है। अभी आईसीआईसी की है तो आईसीआईसी की जो बैंक का मुख्यालय वो कहाँ पे है? मुंबई महाराष्ट्र में है। और इसके जो एमडी और सीईओ कौन है? संदीप बख्शी। कौन है आईसीआईसी के बैंक की जो सीईओ और एमडी है? संदीप बख्शी। और इसकी टैगलाइन काफ़ी बार पूछ ली जाती है, हम है ना ख्याल आपका। इसकी जो आईसीआईसी की टैगलाइन है क्या है? हम है ना ख्याल आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। विश्व कपास दिवस कब मनाया गया? तो कब मनाया गया? 7 अक्टूबर को है वो विश्व कपास दिवस मनाया गया, वर्ल्ड कॉटन डे। आपको पता है एक विश्व रहता है, एक अंतर्राष्ट्रीय रहता है, एक राष्ट्रीय रहता है, एक अंतर्राष्ट्रीय रहता है। राष्ट्रीय एक देश में ही मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय 1 से 2 देशों में मनाया जाता है। अभी ये वर्ल्ड है तो वर्ल्ड के अंदर मनाया जाता है। साल 2019 के बाद से 7 अक्टूबर को विश्व स्तर पर WCD
वर्ल्ड कॉटन डे यानी विश्व कपास दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस अंतर्राष्ट्रीय दिवस को मनाए जाने का उद्देश्य कपास के फायदों के बारे में बताने के लिए मनाया जाता है, जो इसके गुणों से लेकर इसके उत्पादन, परिवर्तन, व्यापार और उपभोग से प्राप्त होने वाले लाभों के लिए एक प्राकृतिक फाइबर के रूप में है। इस दिन को मनाए जाने की घोषणा 7 अक्टूबर 2019 को जेनेवा में विश्व व्यापार संगठन WTO द्वारा की गई थी। और जो WCD है, इसकी शुरुआत कपास के 4 देशों के समूह बेनिन, बुर्किना फासो, चाड और माली द्वारा कपास के महत्व को वैश्विक वस्तु के रूप में मान्यता प्रदान करने के लिए की गई है। अभी जो विश्व व्यापार संगठन मुख्यालय है, इसका मुख्यालय कहाँ पे है? जिनेवा के अंदर है। और जिनेवा आपको पता है WHO का भी जो मुख्यालय है वो भी कहाँ पे है? जिनेवा के अंदर ही है। जिनेवा आपको पता है कहाँ पे है? स्विट्जरलैंड के अंदर है। और जो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 1995 के अंदर हुई थी। 1 जनवरी 1995 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी। और इसके जो महानिदेशक है वो कौन है? रोबर्टो अजेविडो। रोबर्टो अजेविडो है वो इसके महानिदेशक है। किसके है? जो विश्व व्यापार संगठन, जिसका मुख्यालय है जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर। स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 1955 के अंदर हुई थी। और इसके जो महानिदेशक है वो कौन है? रोबर्टो अजेविडो नाम। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगे थोड़ा सा, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दिया करो यार। धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक।